वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एसी सर्किट ये यूनिट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज ये एसी सर्किट का लेक्चर नंबर 52 है। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.0805 हेनरी takes a current of 5 ampere when connected in series with 50 microfarad across 240 volt 50 hertz AC supply. Determine first resistance of coil, second power factor, थर्ड एक्टिव पावर, फोर्थ वोल्टेज अक्रॉस कॉइल एंड फिफ्थ पावर फैक्टर ऑफ कॉइल। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने एसी सर्किट के 7th लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो 7th लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें आपको सिंगल फेज एसी सर्किट में यूज होने वाले सभी फार्मूलीज मिल जाएंगे। वो फार्मूलीज अगर आपको पता है तो आप कोई भी सिंगल फेज एसी सर्किट का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा लिखने के बाद ही आपको सॉल्यूशन जो है एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। और गिवन डाटा में सबसे पहले आपको सर्किट का नाम लिखना होता है कि कौन सा सर्किट है, मतलब वो आरएल सर्किट है या आरसी सर्किट है या आरएलसी सर्किट है या और कोई सर्किट है, आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस। देखो क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉइल। कॉइल यानी आरएल सर्किट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखो। हम यहां पे लिख के देते हैं चाहे तो। कॉइल यानी क्या होता है, आरएल सर्किट होता है। मतलब कॉइल में आर और एल यानी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस आता है सीरीज में। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.0805 हेनरी, मतलब एल का वैल्यू दिया है, इंडक्टेंस एल 0.0805 हेनरी। ओके, आगे लिखा है टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। सो आई इज गिवन दैट इज 5 एम्पियर। आगे पढ़ेंगे व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ 50 माइक्रोफैरड। देखो क्या लिखा है यहां, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सीरीज। कौन सीरीज में है, कॉइल। कॉइल जो है वो सीरीज में है किसके साथ, विथ 50 माइक्रोफैरड। अब ये क्या है, ये है कैपेसिटर। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि 50 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, लेकिन जानबूझ के यहां पे कैपेसिटर वर्ड डाला नहीं है। तो आपको ये समझना है कि क्योंकि माइक्रोफैरड, फैरड यूनिट हमेशा कैपेसिटर का होता है ना, तो इसलिए आपको समझना है कि 50 माइक्रोफैरड जो है वो कैपेसिटर सी का वैल्यू दिया है। सो सी इज गिवन 50 माइक्रोफैरड। अब ये माइक्रो है, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ऐसा लिखना है। ठीक है, आगे लिखा है अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ये सप्लाई वोल्टेज दिया है। सो सप्लाई वोल्टेज V इज गिवन दैट इज 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ओके, तो क्वेश्चन का गिवन डाटा हमने लिख लिया है। अब चलो यहाँ पे टू फाइंड का लिस्ट बनाते हैं, मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है उसका लिस्ट अलग बना रहे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। कॉइल का रेजिस्टेंस तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे एज अ आर कॉइल। और ये देखो आर कॉइल यानी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी cos फाई होता है, ठीक है ना, cos फाई पावर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद यहां लिखा है एक्टिव पावर, मतलब P फाइंड आउट करना है। एक्टिव पावर यानी P फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। कॉइल का वोल्टेज तो हम यहां लिख लेंगे V कॉइल। V कॉइल फाइंड आउट करना है। और उसके बाद फिफ्थ बिट क्या फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर ऑफ कॉइल। इसके पहले भी पावर फैक्टर था लेकिन ये टोटल पावर फैक्टर है। ठीक है, अब यहां पे पावर फैक्टर ऑफ कॉइल यानी cos फाई ऑफ कॉइल फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमने पूरा गिवन डाटा यहां लिख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने गिवन डाटा कैसे लिखे। एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले गिवन डाटा लिखना है, देन आफ्टर ओनली आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन बनाते समय यहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, आपके मन में आएगा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है तो डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम नहीं ड्रॉ किए तो भी चलता है, बिना डायग्राम के भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी आपको समझाने के लिए हम यहाँ डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो क्या हमने सर्किट को पहचान लिए, यस, ये आरएलसी सीरीज सर्किट है। इट इज आरएलसी सीरीज सर्किट। हमने सर्किट का नाम नहीं लिखा है ऊपर, चलो एक काम करते हैं, सर्किट का नाम लिख लेते हैं कि ये आरएलसी सीरीज सर्किट है।
तो ये देखो हमने लिखा है आरएलसी सीरीज सर्किट। कैसे समझ में आया कि ये आरएलसी सीरीज सर्किट है? क्योंकि कॉइल जो है वो सीरीज में है कैपेसिटर के। कॉइल यानी आरएल सर्किट, मतलब यहाँ का आरएल सर्किट सी के साथ सीरीज में है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बन सकता है। ये देखो, ये हमने बना दिए कॉइल यानी आरएल सर्किट, ये है आरएल सर्किट यानी कॉइल, और ये जो कॉइल है वो कैपेसिटर के सीरीज में है। ये कॉइल यानी आरएल सर्किट, ये देखो आरएल और ये सी के साथ सीरीज में है। और फिर ये पूरा एक सोर्स के अक्रॉस है, सप्लाई एसी सोर्स। ये देखो यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई किया है, ओके। और ये कॉइल को हम स्पेशली यहाँ पे आपको बताते हैं। ये देखो, ये इतना कॉइल है, इतना है ये कॉइल, कॉइल यानी आरएल सर्किट। तो ये कॉइल है और ये सी है। तो सर्किट अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप चाहे तो ऐसा सर्किट बना सकते हैं। आप चाहे तो एल और सी का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, वी का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। सर्किट नहीं ड्रॉ किए तो भी चलता है, लेकिन फिलहाल आपको सर्किट के थ्रू समझा रहे ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो चलो यहाँ पे हमने सर्किट तो बना लिए, अब सॉल्व कैसे करना, क्या फाइंड आउट करना है? देखो काफी सारी चीजें फाइंड आउट करना है। देखो इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले निकालना है आर ऑफ कॉइल यानी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। कॉइल का रेजिस्टेंस, ये कॉइल है, कॉइल में दो चीजें हैं, आर और एल। उसमें से एल पता है, आर पता है क्या? नहीं। तो आर हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, अब फिलहाल के लिए ये मत सोचो कि आप रेजिस्टेंस कॉइल का निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस कॉइल का बोलो या पूरे सर्किट का बोलो, बात तो एक ही होंगी ना, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस एक ही है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस एक ही है तो कॉइल का रेजिस्टेंस और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली एक ही है। मतलब यह है कि कॉइल का रेजिस्टेंस निकालने के लिए कॉइल के डाटा का यूज करो, ये जरूरी नहीं है, आप पूरे सर्किट का डाटा का भी यूज कर सकते हैं। चलो हम कैसे करना वो बताते हैं। तो पूरे सर्किट के लिए, पूरे सर्किट के बारे में अगर सोचे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ आरएलसी सीरीज सर्किट। जैसा हमने कहा इट इज अ आरएलसी सीरीज सर्किट, तो ऐसे में एल और सी से एक्सएल और एक्सी पहले निकाल लो, क्योंकि हमें एल पता है और सी पता है। चलो हम आपको एक एक बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले एक्सएल निकालते हैं। एक्सएल फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल। सो 2 पाई एफ यानी फ्रीक्वेंसी जो कि 50 है, एल यानी 0.0805, ठीक है। और अब देखो एक्सएल की वैल्यू क्या मिलती है, एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएंगी 25.289 ओहम, ठीक है। कैलकुलेटर में जब भी आप एक्सएल एक्सी कुछ भी जब निकाल रहे, जहां पे पाई हो, तो पाई का सिंबल कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है, आपको उसी का यूज करना चाहिए। तो ये हमने एक्सएल निकाल लिए, पूरे सर्किट का बोलो, ठीक है ना। अब एल से एक्सएल मिलेगा तो कॉइल का एक्सएल बोलो या सर्किट का एक्सएल बोलो, एक ही बात है। अब एक्सी निकाल लो, एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो चलो एक्सी निकालते हैं। एक्सी निकालने का फार्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट अप करो, 1/2 पाई एफ यानी 50 एंड सी यानी 50 माइक्रोफेरेड। सो 50 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, ऐसा माइक्रोफेरेड है तो इंटू 10⁻⁻6 के फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो यहां पे हमें वैल्यू मिलने वाला है 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 2 पाई इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ चुका है 63.661, इसका यूनिट रहेगा ओहम। तो फाइनली ये हमने एक्सी फाइंड आउट कर लिए, मतलब हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर लिए। एक्सएल और एक्सी मिल गया, ठीक है। अब पूरे सर्किट का इंपीडेंस, अब पूरे सर्किट का इंपीडेंस निकाल लो। पूरे सर्किट का इंपीडेंस कैसे निकालेंगे? तो पूरे सर्किट का इंपीडेंस निकालने के लिए आपको इंपीडेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो फार्मूला आपको पता है जनरल कि I = V/Z होता है। ये जनरल फार्मूला है करंट फाइंड आउट करने के लिए कोई भी सर्किट में, I = V/Z। तो अगर आपको Z फाइंड आउट करना है पूरे सर्किट का, पूरे सर्किट का इंपीडेंस अगर आपको निकालना है तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का यूज करना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट पता है क्या? यस, बिल्कुल पता है। ये देखो, ये टोटल वोल्टेज पता है हमें, टोटल करंट भी पता है। तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट से टोटल इंपीडेंस निकाल लो। एक बार टोटल इंपीडेंस मिल गया तो फिर हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो हम यहां पे फॉर्मूला ये यूज करेंगे। सो I = V/Z है ना। सो Z = ये हो जाएगा V/I। सो V का वैल्यू है 240 है ना, यस, और I है 5। तो Z हमें क्या मिलेगा, यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे 240/5, तो ये 48 आएगा, 48 ओहम। सो फाइनली हमने इंपीडेंस फाइंड आउट कर लिया है। तो हम यहां पे नीचे लिख लेंगे देयरफॉर Z = 48 ओहम।
तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किए, हमने इंपीडेंस फाइंड आउट कर लिए, पूरे सर्किट का इंपीडेंस हमारे पास आ गया, पूरे सर्किट का ये इंपीडेंस है। ठीक है, चलो पूरे सर्किट का एक्सएल पता है, पूरे सर्किट का एक्सी पता है, पूरे सर्किट का जेड पता है। अब पूरे सर्किट का आर निकाल सकते हैं, आर यानी रेजिस्टेंस जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो चलो अब आर निकालते हैं। ये क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अगर लगे तो आगे पढ़ सकते हैं हम, फिलहाल उसको हमने हटा दिया है। और अब चलो हम यहाँ पे आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए आगे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर आरएलसी सर्किट, फॉर आरएलसी सर्किट क्या होता है, आरएलसी सर्किट में जेड फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, जेड फाइंड आउट करने का फार्मूला, दो फार्मूले हो सकते हैं। देखो दो फार्मूले, पहला फार्मूला है अंडर रूट वाला और दूसरा फार्मूला है जे वाला। अंडर रूट फार्मूला ऐसा है, जेड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो ये एक फार्मूला है जेड का, जेड यानी इंपेडेंस, ठीक है ना, ये एक फार्मूला है। और एक दूसरा फार्मूला है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ये भी फार्मूला है। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना वो चॉइस आपकी है, या तो पहला यूज करो या तो दूसरा यूज करो। दोनों में डिफरेंस क्या है वो सुनो। अगर आप पहला फार्मूला यूज करेंगे तो आपको सिर्फ जेड का मैग्नीट्यूड मिलता है, फेज एंगल फाई नहीं मिलता। दूसरा फार्मूला यूज करेंगे तो आपको दोनों मिलते हैं, मैग्नीट्यूड भी मिलता है, फेज एंगल फाई भी मिलता है। अब चॉइस आपकी है दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना। ठीक है, अभी फिलहाल हम फर्स्ट वाला फार्मूला यानी अंडर रूट वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमें यहाँ पे आर फाइंड आउट करना है, आर यानी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट वाले फार्मूले से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात रह गई फेज एंगल की, तो हम फेज एंगल के लिए अलग से जो फार्मूला आता है हम उसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यूज पुटअप करें या फिर यहाँ से अगर हमें आर फाइंड आउट करना है तो आर इक्वल टू ऐसा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये देखो ऐसा, बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड यानी 48 का स्क्वायर माइनस एक्सएल यानी 25.289 माइनस 63.661 का होल स्क्वायर। ये देखो कुछ नहीं, वैल्यूज पुटअप किए जो हमें पता है, और अब बस इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो आपको आर मिल जाएगा। सो आर इक्वल टू, हम डायरेक्ट ये पूरा एचडीज कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना, अंडर रूट ऑफ 48 स्क्वायर माइनस 25.289 माइनस 63.661 ब्रैकेट कंप्लीट का होल स्क्वायर, और ये आंसर आएगा 28.837 ओहम। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें यहां पे रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बोलो, है ना, एक ही बात है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बोला है। तो हमने आपको पहले ही कहा कॉइल का रेजिस्टेंस बोलो या पूरा टोटल रेजिस्टेंस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस है। दो तीन होते तो बात अलग आती है, ठीक है। तो फाइनली हमने फर्स्ट बीट यहां पे सॉल्व कर लिया, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हमें मिल चुका है 28.837 ओहम। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। और अब चलो सेकंड बीट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड में लिखा है कॉस फाई। कॉस फाई यानी पावर फैक्टर, ये ओवरऑल पावर फैक्टर है। सेकंड बीट जो है टोटल पावर फैक्टर है, और टोटल पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको फाई चाहिए। तो फाई अगर चाहिए तो फाई अलग से यहां फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, डायरेक्टली पावर फैक्टर का फार्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या बताई थी इसके पहले के हर वीडियो में हमने, पावर फैक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फार्मूला होता है आर बाय जेड। तो अगर आपको ओवरऑल पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम यहां लिख लेंगे पावर फैक्टर, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई। तो इसका फार्मूला होता है टोटल आर बाय जेड, टोटल रेजिस्टेंस बाय टोटल इंपेडेंस। पावर फैक्टर का फार्मूला आर बाय जेड। तो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास जो अभी फाइंड आउट किए 28.837 बाय जेड, टोटल इंपेडेंस जेड है 48, तो हम यहां लिख लेंगे 48। तो हमें यहां पे कॉस फाई यानी पावर फैक्टर मिल जाएगा, टोटल पावर फैक्टर। सो 28.837 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ चुका है 0.6, वैसे 0.6007 है, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 0.6 लिखे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड बीट ये हमने फाइंड आउट कर लिए, टोटल पावर फैक्टर यानी ओवरऑल पावर फैक्टर हमें मिल चुका है। जो गिवन डाटा टू फाइंड का जो लिस्ट है उसमें सेकंड बीट भी फाइंड आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब चलो पावर फाइंड आउट करना है। पावर यानी कौन सा पावर है, एक्टिव पावर। क्वेश्चन में लिखा था एक्टिव पावर। पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो हम यहां यूज करेंगे। तो चलो एक्टिव पावर या फिर ओनली पावर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है।
पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला है मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ आई इंटू कॉस फाई, या ओनली वी आई कॉस फाई लिखे तो भी चलता है, ऐसा लिखे तो भी चलता है, वी मॉड ऑफ आई कॉस फाई, मतलब वी का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड और दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो आपको यहां लिखना है, ठीक है ना। तो v है 240 जो क्वेश्चन में दिया है, i क्वेश्चन में दिया है 5 और cos फाई यानी 0.6 जो ऊपर हमने निकाले, ये टोटल वोल्टेज, ये टोटल करंट और ये टोटल पावर फैक्टर। देखो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट तो ऑलरेडी दिया था, टोटल पावर फैक्टर हमने यहां निकाले। तो हम कैलकुलेशन करेंगे 240 इंटू 5 इंटू 0.6, तो ये आ चुका है 720। सो एक्टिव पावर आ चुका है 720 वैट इसका यूनिट। सो फाइनली हमने पावर भी फाइंड आउट कर लिए, थर्ड बिट हमने सॉल्व कर लिया। टोटल 5 बिट सॉल्व करना था तो थर्ड बिट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो हमने टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पावर फैक्टर, टोटल पावर, एक्टिव पावर फाइंड आउट किए और ये टोटल इंपीडेंस है, ठीक है ना। ये टोटल रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बोलो एक ही बात है, ठीक है, इसके पहले भी हमने आपको बताए थे। लेकिन आगे 2 बिट्स और सॉल्व करना है। अब क्या फाइंड आउट करना है, वी ऑफ कॉइल या एंड पावर फैक्टर ऑफ कॉइल। वी ऑफ कॉइल यानी कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज। ये देखो ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल के अक्रॉस, ये कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज आपको निकालना है। कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज मतलब ये इसके अक्रॉस का, एक मिनट, ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी ऑफ कॉइल, कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज वी ऑफ कॉइल निकालना है। तो अगर आपको कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज निकालने का फार्मूला क्या हो सकता है, देखो अभी जो इसके पहले हमने यूज किए थे, देखो ये वाला I इक्वल टू वी बाई जेड फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है, I इक्वल टू वी बाई जेड ये फार्मूला है। तो अगर आपको यहां से V फाइंड आउट करना है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू जेड, है कि नहीं। ओके, अगर आपको V ऑफ कॉइल फाइंड आउट करना है यानी वोल्टेज ऑफ कॉइल फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला होगा, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू जेड। लेकिन अब ये कॉइल का फाइंड आउट करना है स्पेशल, या कॉइल का फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको कॉइल का फाइंड आउट करना है तो कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट और कॉइल का इंपीडेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट, अब कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट है क्या हमारे पास, यस बिल्कुल है। ये जो 5 एम्पियर है ना, ये आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, 5 एम्पियर तो टोटल करंट है, बिल्कुल है, लेकिन टोटल करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है ना, ये तीनों के तीनों सीरीज में है। अगर ये तीनों सीरीज में है तो तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है ना, तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। यहां से भी वही जाएगा, आर में से भी वही जाएगा, एल में से भी वही जाएगा, सी में से भी वही जाएगा, सभी में सेम करंट फ्लो हो रहा है। 5 एम्पियर पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, मतलब टोटल करंट कॉइल में भी फ्लो हो रहा है और कैपेसिटर में भी फ्लो हो रहा है। मतलब यह है कि वोल्टेज ऑफ कॉइल फाइंड आउट करने के लिए करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल पता है, जेड ऑफ कॉइल पता है क्या, कॉइल का जेड पता है क्या। आप बोलेंगे पता है कॉइल का जेड ये है 48, नहीं ये कॉइल का जेड नहीं है, याद करो हमने क्या बताए थे, ये कॉइल का जेड नहीं है, ये टोटल जेड है, टोटल जेड, टोटल इंपीडेंस है ये। हमें यहां पे टोटल इंपीडेंस नहीं चाहिए, कॉइल का इंपीडेंस चाहिए। ये टोटल इंपीडेंस है, टोटल इंपीडेंस में आर एल सी तीनों आए थे, उसमें सी भी आया था ना, जबकि हमें यहां पे सिर्फ कॉइल का जेड पुट करना है, तो कॉइल में सिर्फ आर और एल आएगा ना, सी नहीं आएगा। तो कॉइल का अलग से जेड निकाल लो, कॉइल का अलग से जेड निकाल लो, देन आफ्टर जो है हम इसमें पुट करेंगे और वी फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा सॉल्व करना है आपको। तो चलो यहां पे अब कॉइल का जेड निकालते हैं। तो जेड ऑफ कॉइल, कॉइल यहां पे कॉइल यानी आरएस सर्किट है ना, तो जेड ऑफ कॉइल, तो फार्मूला ऐसा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये देखो जेड ऑफ कॉइल अंडर रूट वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो जे वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आप अंडर रूट वाला ही यूज कर रहे हैं तो इसमें भी यूज कर रहे हैं। सो जेड ऑफ कॉइल फार्मूला है जेड ऑफ कॉइल का, दैट इज जेड यानी इंपीडेंस। सो कॉइल यानी आरएल सर्किट, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर और एक्सएल का वैल्यू हमें पता है, बस इसमें पुट करो। इसको ऊपर कर लेते हैं, तो चलो यहां पे हम पुट करेंगे। सो आर की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 28 पॉइंट क्या था 837 स्क्वायर, और एक्सएल यानी 25.289 का स्क्वायर, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलेगा, जेड ऑफ कॉइल मिल जाएगा, कॉइल का जेड, कॉइल का इंपीडेंस। सो अंडर रूट ऑफ 28.837 का स्क्वायर प्लस 25.289 का स्क्वायर, तो ये आ चुका है 38.355,
38.355 ओहम। तो हमें क्या मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें कॉइल का इंपेडेंस मिल गया। और अब यही कॉइल के इंपेडेंस का यूज करके हम कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने फार्मूला आपको बताए थे। तो चलो अब हम कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, उसको हम कहेंगे वी कॉइल यानी वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। तो फार्मूला ऐसा रहेगा I इंटू जेड ऑफ कॉइल। I ऑफ कॉइल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि I जो गिवन है वही फ्लोइंग थ्रू कॉइल है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो 5 इंटू 38.355। ठीक है, सो हम यहां करेंगे 5 इंटू 38.355, तो ये आ चुका है 191.775। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे, सो देयरफॉर V ऑफ कॉइल यानी वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज 191.775 वोल्ट। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज मिल चुका है। ठीक है, जो कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। और प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कुछ निकालने को और कहा है। अब क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में कहा था cos phi ऑफ कॉइल, कॉइल के अक्रॉस का पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर फाइंड आउट करना इसके पहले भी किए थे, देखो इसके पहले भी हमने पावर फैक्टर फाइंड आउट किए थे। कहाँ गया ये, देखो पावर फैक्टर cos phi R/Z, लेकिन ये टोटल पावर फैक्टर था, ओवरऑल पूरे सर्किट का पावर फैक्टर था। यहां पे पूरे सर्किट का पावर फैक्टर बोला है क्या? नहीं, कॉइल का पावर फैक्टर बोला है। तो पूरे सर्किट का पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस और सर्किट का इंपेडेंस यूज किए थे R/Z। अब कॉइल का पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है तो कॉइल का रेजिस्टेंस और कॉइल के इंपेडेंस का यूज करो, कॉइल का R एंड कॉइल का Z। ठीक है, चलो हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इतनी जगह में ये हो जाएगा, ये यहां पे सॉल्व करते हैं। सो पावर फैक्टर ऑफ कॉइल, पावर फैक्टर ऑफ कॉइल, तो इसके लिए आपको ऐसा लिखना है cos phi ऑफ कॉइल। तो फार्मूला ऐसा रहेगा R/Z ऑफ कॉइल। ये देखिए यहां पे इंपेडेंस कॉइल का यूज करना है, समझे, कॉइल का R और कॉइल का Z। तो कॉइल का R है 28.837। अब ये कॉइल का R बोलो या पूरे सर्किट का R बोलो, एक ही है ना, क्योंकि R एक ही है उसमें, और डिवाइडेड बाय Z ऑफ कॉइल। Z ऑफ कॉइल यानी ये 38.355। और अब यहां पे cos phi क्या आता है देखेंगे, 28.837 बाय 38.355, तो ये आएगा 0.75 या फिर 2 बोलो। तो cos phi ऑफ कॉइल हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन इसके पहले भी हमने पावर फैक्टर फाइंड आउट किए थे, इस बार भी पावर फैक्टर फाइंड आउट किए, लेकिन इसमें हमने लीडिंग या लैगिंग ऐसा नहीं लिखे, है ना। तो लिखना चाहिए ना, मतलब करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है या लैग कर रहा है वो आपको लिखना पड़ता है। पावर फैक्टर हम जब भी निकालते हैं तो लीडिंग या लैगिंग या फेज में है कि क्या है वो आपको लिखना पड़ता है। तो इसके पहले के पावर फैक्टर में भी हमने नहीं लिखे, इस बार भी नहीं लिखे, तो लिखना चाहिए। तो चलो लिखते हैं, तो क्या होगा बताओ। इसके पहले के इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सॉल्यूशन हो गया है हमारा, पूरा सॉल्यूशन तैयार हो गया, बस यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग हमारा लिखने का बाकी रह गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सिंगल स्क्रीन में आ जाए और आपको थोड़ा सा प्रॉपरली ये दिखाई भी दे। ठीक है, तो देखो एक सिंगल स्क्रीन में ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। तो ये देखिए आ चुका है। अब हमें बस यहाँ पे ये लिखना है कि ये जो पावर फैक्टर निकाले थे ये लीडिंग, इसका मतलब लीडिंग है वो कि लैगिंग है, कैसे पता चलेगा करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं लिखा तो नहीं है कि लीडिंग है कि लैगिंग है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको एक्सेल और एक्सी का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक्सेल और एक्सी का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, वो वैल्यू से हमें पता चल जाएगा। देखो एक्सेल का वैल्यू है 25.289 और एक्सी का वैल्यू है 63.661। एक्सी का वैल्यू ज़्यादा है। इनिशियल जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे उसमें हमने बताए थे कि लीडिंग है या लैगिंग है वो कैसे पता चलेगा। तो एक्सेल और एक्सी का वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा करंट उसी के अकॉर्डिंग फ्लो होगा। बोलने का मतलब यहाँ पे देखो एक्सेल और एक्सी में से एक्सी का वैल्यू ज़्यादा है। अगर एक्सी का वैल्यू ज़्यादा है मतलब जो सर्किट है वो सर्किट एज अ आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक्सी का वैल्यू ज़्यादा है तो ये सर्किट एज अ आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ऐसे में करंट वोल्टेज को लीड करेगा।
करंट वोल्टेज को लीड करेगा। तो ऐसे में हमें यहां ब्रैकेट में लिखना चाहिए लीडिंग, करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है इसलिए लीडिंग, ठीक है, ओके, क्योंकि एक्सी का वैल्यू ज्यादा है इसीलिए। अब यहां पे ये जो पावर फैक्टर निकाले, यहां पे जेड, यहां पे हमने आर बाय जेड का यूज किए कॉइल का, और यहां पे कॉइल का पावर फैक्टर निकाले। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे लीडिंग लिखेंगे कि लैगिंग, तो ऑब्वियसली यहां पे लैगिंग लिखेंगे, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कॉइल के लिए सॉल्व किया है। कॉइल यानी क्या होता है, आरएल सर्किट, और अगर आरएल सर्किट है तो हमने इसके पहले बताए थे कि आरएल सर्किट में जब भी करंट फ्लो होता है तो करंट वो वोल्टेज को लैग करता है बाय एन एंगल ऑफ फाई। तो ये यहां पे आपको कंफर्मली लैगिंग लिखना है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले हमें सोच समझ के वहां लिखना था कि लैगिंग है कि लीडिंग है। तो यहां पे लैगिंग लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन हमने आपको दे दिए है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और एक बार समझा देते हैं आपको कि कैसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था गिवन डाटा। गिवन डाटा आपको सही से लिखना है, गिवन डाटा और टू फाइंड क्या क्या फाइंड आउट करना है उसकी लिस्ट आपको सही से करना है। उसके बाद सर्किट अगर आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, देखो सर्किट बना सकते हैं। तो ऐसा पहले हमने एक्सेल निकाले, फिर हमने एक्सी निकाले, फिर पूरे सर्किट का हमने इंपेडेंस निकाले, ठीक है। फिर हमने पूरे सर्किट के लिए जेड का फार्मूला लगाए और पूरे सर्किट के जेड के फार्मूले से हमने आर निकाले। ये आर जो मिला है ये पूरे सर्किट का आर है, या फिर बोलो कॉइल का आर है। उसके बाद हमने पूरे सर्किट का पावर फैक्टर निकाले आर बाय जेड का फार्मूला यूज करके। उसके बाद पूरे सर्किट का एक्टिव पावर फाइंड आउट किए। उसके बाद अब हमें कॉइल के लिए सॉल्व करना था, तो कॉइल का हमने इंपेडेंस अलग से निकाले। कॉइल का इंपेडेंस ये आया। कॉइल के इंपेडेंस के बाद हमने कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए था, तो कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज हमने फाइंड आउट किए, जो कि है I इंटू जेड, ये फार्मूले से निकाले। ये कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज है। और कॉइल का पावर फैक्टर चाहिए था, तो कॉइल का पावर फैक्टर हमने आर बाय जेड ऑफ कॉइल का यूज करके हमने ये पावर फैक्टर निकाले कॉइल का। और ये आरएल सर्किट है तो करंट वोल्टेज को लैग करेगा, तो हमने लैगिंग लिखे। इसके पहले का जो पावर फैक्टर था उसके सामने हमने लीडिंग लिखे हैं, क्योंकि एक्सी का वैल्यू एक्सएल से ज्यादा है, मतलब सर्किट आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे में करंट वोल्टेज को लीड करेगा, तो वहां लीडिंग लिखे। ये काफी इंपॉर्टेंट। इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। कैसे हमने यहाँ पे फार्मूलेज का यूज किए, कैसे हमने लीडिंग लैगिंग लिखे, कौन सा फार्मूला कब कैसे यूज करना, आई थिंक वो आपको सब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसकी जरूर से प्रैक्टिस करिए। जब ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसलिए सॉल्व कर नहीं पाते क्योंकि उनको फार्मूलीज का प्रॉपर यूज करना नहीं आता। वो एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कॉइल का अलग से हो और पूरे सर्किट का अलग से हो तो वहां पे वो कंफ्यूज होते हैं और डाटा प्रॉपरली वो यूज कर नहीं पाते, जबकि प्रॉब्लम बहुत आसान होता है। आपको बस प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये था एसी सर्किट, ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 52। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।